हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम यूनिवर्स लर्न टू सक्सेस। मेरा नाम है विकास और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में, जो आपके आने वाले सारे कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फिर चाहे आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, सारे एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और करंट अफेयर अगर आप लोग डेली पढ़ते रहेंगे मेरी वीडियोज़ के साथ, तो आप लोगों को एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी। बात करें अगर आज की डेट की, तो आज है 8 अगस्त। और अगर आप लोग इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पर मैं इस वीडियो की पीडीएफ डाल देता हूँ। साथ ही साथ आप लोगों को हमारे इंस्टाग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, जहां पर मैं इन सारे क्वेश्चंस का क्विज बनाकर वहां पर डाल देता हूँ। आप लोग अपनी प्रैक्टिस वहां से कर सकते हो। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगता हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी तैयारी कर सकें। साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर कर देना। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में किस देश ने टिकटॉक ऐप पर बैन लगा दिया है? तो ये अब रिसेंटली यूएसए ने बैन लगा दिया है। भारत ने पहले ही 59 और ऐप्स पर बैन लगाया था, जिसमें टिकटॉक भी इंक्लूड था, और अब यूएसए ने भी टिकटॉक पर बैन लगा दिया। दरअसल ये पूरी तरीके से मतलब हर एक सिटीजन के लिए नहीं है। अभी ये जो ऐप बैन लगाया गया है वो सारे के सारे जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, उनके किसी के भी फ़ोन में इस तरीके का मतलब टिकटॉक का ऐप नहीं देखने को मिलेगा। इस तरीके का एक विधेयक वहाँ की जो संसद है उसने ये पारित किया, और साथ ही साथ ये गया है अब वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप के पास, अगर वो साइन कर देते हैं तो ये एक कानून बन जाएगा, और वो कर ही देंगे जहाँ तक है मुझे पता ही है। ठीक है, अब ये जो विधेयक है उसके अनुसार वहाँ पर जो यूएसए में जितने भी ऑफिसर्स काम करते हैं, या मतलब मैं बात करूँगा जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, तो उनमें से किसी के भी मतलब फ़ोन में टिकटॉक ऐप नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, मतलब कि उन लोगों के लिए बैन किया गया। साथ ही साथ जो राष्ट्रपति है ना डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा है कि टिकटॉक को 15 सितंबर तक की मोहलत दी गई है कि या तो वो यूएस में किसी को मतलब यूएस की कंपनी में से किसी को ये तो टिकटॉक को बेच दिया जाए, वरना वो पूरी तरीके से स्थायी बैन यानी कि संपूर्ण एक बैन लगा देंगे पूरी की पूरी कंट्री में टिकटॉक के इस्तेमाल करने पर। और इस चीज़ के लिए माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ है ना सत्य नडेला, उनसे भी उन्होंने बातचीत की थी, और माइक्रोसॉफ्ट और टिकटॉक के बीच में भी बात चल रही है। हो सकता है माइक्रोसॉफ्ट टिकटॉक को खरीद ले, और अगर ऐसा हो गया तो शायद इंडिया में भी जो बैन लगा हुआ वो हट जाएगा। प्राइवेसीज के ऊपर जो लगा कर दिया गया है बैन, वो भी हट सकता है। आप लोगों की क्या ओपिनियन है वैसे, टिकटॉक पर बैन हटना चाहिए या चल देने देना चाहिए? आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बातें करें अगर देखो जैसे टिकटॉक की, तो टिकटॉक का फाउंडेशन है वो 2012 में हुआ था। ठीक है, चाइना में हुआ था, ये सभी हम लोग जानते ही हैं। इसके जो फाउंडर हैं वो झांग यी मिंग है, चाइनीज़ है। ठीक है, और जो कंपनी है जो टिकटॉक चलाती है वो है बाइट डांस कंपनी। ठीक है, तो ये भी चीज़ आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की पहली किसान रेल किन किन राज्यों के बीच में चलाई गई है? देखो अभी हाल ही में भारत ने पहली किसान रेल चलाई है, और ये पूछा गया कि किन किन राज्यों में चलाई गई है। देखो इससे कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि भारत ने अपनी पहली किसान रेल कब चलाई है। तो देखिए ये चलाई है अभी 7 अगस्त को। ठीक है, ये स्टेटस खराब हो गया, क्या हो गया? एक सेकेंड। ठीक है, हाँ, तो देखो ये चलाई है 7 अगस्त को। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ कहाँ से कहाँ तक चलाई गई है, वो मतलब किस किन किन राज्यों के बीच चलाई गई है, तो ये महाराष्ट्र से बिहार के लिए चलाई गई है। महाराष्ट्र के देवलाली जो नासिक में है, वहाँ से ये दानापुर बिहार के लिए चलाई गई थी। और ये जो डिस्टेंस है वो लगभग 1519 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जिसे कवर करने में इसे 31 घंटे का समय लगा, 31 आवर का समय लगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप लोग पता रखिए। और इसे किसने फ्लैग ऑफ किया था, इन किसने हरी झंडी दी थी, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं इसका इनाग्रेशन किसने किया था? जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर है नरेंद्र सिंह तोमर जी, तो उन्होंने इसको फ्लैग ऑफ किया था। और साथ में जो रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल, वो भी साथ में थे, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन दोनों ने इसको फ्लैग ऑफ किया था। अब ये ट्रेन है क्या, मतलब एक तरीके से अगर हम बात करें तो देखो ट्रेन हमारे देश में बहुत सारी चलती हैं, लेकिन ये किसान जो ट्रेन है यानी किसान जो रेल है, ये आखिरकार क्यों अपने आप में एक खास ट्रेन है? तो देखो ये ना 2022 तक, ये चल ही नहीं रहा यार आज, 2022 तक
किसानों की आय को दुगना करने की दिशा में एक पहल के रूप में चलाई गई ट्रेन है। इसमें मतलब किस तरीके से खास है, तो ये एक पूरी तरीके से किसानों के लिए फ्रेंडली ट्रेन बनाई गई है, जिसमें कि किसान अपनी जो जल्दी सब्जी खराब हो जाती हैं, फल खराब हो जाते हैं, उनको बड़ी आसानी से इनको बाजारों में ला सकते हैं और लाकर बेच सकते हैं। ये जो ट्रेन है ना, उसके जो डिब्बे हैं, उसमें कई सारे ऐसे डिब्बे हैं जिनमें फ्रोजन कंटेनर्स हैं। किसके मतलब माध्यम से क्या होता है, फ्रोजन कंटेनर्स एक तरीके से फ्रिज टाइप में आप कह सकते हो, कोल्ड स्टोर जो होते हैं ना, जिसमें कि सब्जी वगैरह जमा की जाती है, उसी तरीके से ये भी है। मतलब अगर भारत के एक राज्य से दूसरे राज्य तक इस ट्रेन को जाना है और उसमें अगर फ्रोजन कंटेनर्स लगे हुए हैं, तो जो जैसे मैं बात करूं मछली है, मांस है, दूध है, और भी कई सारी जो जैसे सब्जियां होती हैं, फल हैं, तो उन सबको तरोताज़ा और सड़ने से बचाने के लिए, खराब होने से बचाने के लिए ये फ्रोजन कंटेनर्स लगाए गए हैं। तो इनकी मदद से बहुत ही आसानी से किसान अपनी फल सब्जियों को खराब होने से बचा पाएगा और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा कर बेच भी पाएगा, जिससे उसकी आय भी बढ़ेगी और इसका जो किराया ना वो भी काफी कम रखा गया है इन सब सुविधाओं के साथ में भी। ठीक है, तो इसीलिए ये ट्रेन अपने आप में खास है और इसीलिए इस ट्रेन को शुरू किया गया है किसान रेल, और 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाए इस दिशा में ये पहल स्टार्ट की गई है। हमारे रेल मंत्री कौन है, पीयूष गोयल है, तो ये चीज भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि WTF स्पोर्ट्स ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो ये है सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर को बनाया है। सुरेश रैना भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के सदस्य हैं और जो हरमनप्रीत कौर हैं ये महिलाओं की T20 टीम की कप्तान है, T20 टीम की कप्तान है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को बताना चाहिए। WTF स्पोर्ट्स ने इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, और जो सुरेश रैना है वो इसके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में भी जुड़ रहे हैं, तो ये चीज भी आप लोग याद रखिएगा। WTF क्या है, वर्ल्ड ताइक्वांडो फेडरेशन। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा, किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया, सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये है सुरेश रैना, ये है हरमनप्रीत कौर। तो देखो अगला है नेशनल हैंडलूम डे किस दिन मनाया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो ये 7 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, अब ये है क्या, देखो हैंडलूम जो है ना वो हमारे देश में बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पर जो हैंडलूम का काम किया जाता है। हैंडलूम मतलब होता है सिलाई कढ़ाई का काम, जो होता है ना, एक तरीके से आप लोग देखते हो जैसे कपड़ों पर सिलाई वगैरह होती है या धोती वगैरह होती है, उनमें जो कढ़ाई वगैरह होती है, और बहुत सारे मेजपोश वगैरह बनाए जाते हैं और ढेर सारे कालीन वगैरह बनाए जाते हैं, तो वो चीज़ होती है, वो होती है हैंडलूम वर्क। ठीक है, तो भारत देश में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर ये काम किया जाता है और बहुत सारे ऐसे अच्छे खासे, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कुशल कारीगर हैं हमारे देश में, लेकिन उनको क्या पहचान नहीं मिलती, उनको 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 उनकी कारीगरी के हिसाब से ना तो उनको रोजगार मिल पाता है और ना ही उनको पहचान मिल पाती है। तो उन सब चीज़ों को प्रोत्साहन देने के लिए भारत ने नेशनल हैंडलूम डे मनाने की घोषणा की थी। ये 2015 में पहली बार मनाया गया था। ठीक है, 7 अगस्त 2015 को, जहां पर प्रधानमंत्री जो थे नरेंद्र मोदी ने चेन्नई के मद्रास जो विश्वविद्यालय है वहां पर इसकी घोषणा की थी, मतलब वहां पर ये पहली बार मनाया गया था, बताया था, मतलब नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्टिंग की थी और वहां तब से ये हर साल मनाया जाता है और इस बार भी 7 अगस्त को ये मनाया गया है। तो बहुत सारे जो मतलब जो हैंडलूम जो कारीगर हैं उनकी आय को वृद्धि देने के लिए और इस कला को आगे बढ़ाने के लिए, पहचान दिलाने के लिए इस चीज को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा, नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं को गांधीवादी युवा तकनीक नवाचार पुरस्कार यानी कि गांधीयन यूथ टेक्नोलॉजी इनोवेशन अवार्ड 2020 मिला है, तो ये आईआईटी खड़गपुर को मिला है। क्यों मिला है, तो देखो धूप में सुखाने के लिए छोड़े गए कपड़ों से बिजली पैदा करने के लिए इन्होंने एक यंत्र तैयार किया था, यानी कि जो बिजली की खपत है उसको कम करने के लिए, और साथ ही साथ जो कपड़े हैं वो सूख रहे हैं, वो मतलब ऐसे ही पड़े हैं लेकिन उनसे हम बिजली बना सकते हैं, ये एक इनोवेटिव आइडिया था, तो उस चीज के लिए ये दिया गया है। कुल मिलाकर बात करें तो क्लीन एनर्जी रिसर्च है जिसके लिए आईआईटी खड़गपुर को ये अवार्ड, मतलब जो वहाँ के रिसर्चर्स हैं उनको ये अवार्ड दिया गया है। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। बाकी अगर हम बात करें, देखो जैसे आईआईटी दिल्ली है, तो आईआईटी दिल्ली ने क्या हुआ, आईआईटी दिल्ली ने कोरोना की सबसे सस्ती टेस्ट किट बनाई थी जिसका नाम था कोरोश्योर, जो 650 रुपये में कोरोना का टेस्ट करती थी। बाकी आईआईटी कानपुर ने अभी हाल ही में क्या किया था, इसने एक शुद्ध सैनिटाइजिंग डिवाइस बनाई थी सैनिटाइज करने के लिए, ठीक है। और आईआईटी मद्रास की अगर हम बात करें तो आईआईटी मद्रास
साइंस और टेक्नोलॉजी में दुनिया का पहला ऑनलाइन बीएससी कोर्स लॉन्च किया था, जो कि लगभग जुलाई में किया था उन्होंने ये। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो भारतीय रेलवे ने ट्रेनों की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है OHE। OHE क्या है? ओवरहेड इक्विपमेंट इंस्पेक्शन ऐप, यानी कि रियल टाइम निगरानी एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है ओवरहेड इक्विपमेंट इंस्पेक्शन ऐप। ठीक है, अब ये क्या काम करेगा? देखो, हमारे देश में बहुत बड़ी एक समस्या ये रहती है कि ट्रेन जो है ना वो टाइम पर नहीं चलती है। बहुत सारी आप लोगों को देखने को मिलता होगा कि भारतीय रेलवे में बहुत सारी जो ट्रेन हैं उनमें लंबा इंतजार करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा डिले होती हैं। तो वो क्यों हो जाती हैं? वो क्यों हो जाती हैं? क्योंकि बहुत सारी जो तकनीकी खराबियां हैं ना वो चलती रहती हैं। जैसे कभी जो ओवरहेड वायर है वो टूट गया, या उसमें करंट ढंग से नहीं आ रहा है, या फिर कोई और दिक्कत आ गई। तो इन सब चीज़ों को रियल टाइम के लिए मॉनिटरिंग करने के लिए ये ऐप ही लॉन्च किया गया है OHE। इसके जरिए होगा क्या कि अगर कोई जैसे ओवरहेड तार है, जो ओवरहेड ऊपर तार जा रहे होते हैं ना, जैसे कि बिजली आती है, तो अगर उसमें कुछ खराबी है तो उसकी तुरंत सूचना भारतीय रेलवे मतलब जो डिपार्टमेंट है वहां पर दे दी जाएगी, ताकि ट्रेनों में देरी ना हो सके और देरी बिल्कुल ही कम हो जाए। और अगर हम बात करें तो हाल ही में यानी कि 1 जुलाई 2020 को भारतीय रेलवे के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि 100% ट्रेनें अपने टाइम पर पहुंची। ट्रेनों की कुल संख्या भी बहुत कम थी, 201 ट्रेन थी, क्योंकि लॉकडाउन के बाद बहुत कम ट्रेनें हैं जो चलाई गई हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग पता रखिएगा या जानकारी याद रखिएगा, मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ। और अगर हम बात करें, देखो इस ऐप के बारे में थोड़ी और मैं आपको जानकारी दूँ तो एक तरीके से जैसे ये GPS के माध्यम से जुड़ा हुआ है, और अगर ट्रेन में कोई भी खराबी आती है ये पूरी तरह से एक तरह से स्कैन करता रहेगा ट्रेन में, और अगर कोई भी खराबी आने वाली है या आ रही है तो उसकी एक पिक्चर कर लेगा और इसकी जानकारी जो डिपार्टमेंट है उसको दे देगा, ताकि वो तुरंत ही अपना काम शुरू कर सके। मतलब कि पूरी तरीके से ट्रेन को रोकना ना पड़े, अगर बिना उसकी काम हो जाए तो ठीक है, और अगर बहुत ज़्यादा रेयर केस होगा तो ही ट्रेन को रोका जाएगा, और वरना ट्रेन चलती रहेगी और अपने गंतव्य स्थान पर ही जाकर रुकेगी। यानी कि ट्रेनों को डिले को कुल मिला के इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो ट्रेनों में जो डिले होता है ना उस सबको रोकने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि एयरटेल पेमेंट बैंक ने किसके साथ मिलकर दुकानदारों को शॉप बीमा योजना शुरू किया है? तो ये किसके साथ? भारतीय एक्सा के साथ मिलकर ये शुरू किया है। अब देखो ये है क्या? देखो जो रिटेलर्स होते हैं, इनकी एक तरीके से मैं कहूँ खुदरा जो विक्रेता होते हैं ना, और ठीक है ना, व्यापारी जो होते हैं, उनकी वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक स्मार्ट प्लान शॉप पैकेज पॉलिसी की पेशकश की गई है उन लोगों को, जिसमें होगा क्या कि अगर उनके जो उत्पाद हैं उनके उत्पादों को बीमा दिया जाएगा। यानी कि अगर जैसे बात करूं भूकंप आती है, सुनामी आ जाए, बाढ़ आ जाए, चोरी हो जाए या आग लग जाए, तो इन सब मामलों में, और भी कई सारे मामले हैं, इन सब मामलों में ये उन्हें वित्तीय सुरक्षा देगी। यानी कि अगर नुकसान होता है तो कवर के रूप में उन्हें राशि दे दी जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो भारतीय एक्सा और एयरटेल पेमेंट बैंक दोनों मिलकर कर रहे हैं दुकानदारों के लिए, क्योंकि दुकानदारों को ना बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, लेकिन जो उनकी सुनवाई है वो बहुत कम हो पाती है। मतलब कि उन लोगों को बीमा कोई नहीं देता। अगर मैं बात करूँ, एक आपकी परचूनी की दुकान है, आप एक थोक विक्रेता हैं, तो आपको कौन इंश्योरेंस, मतलब इंश्योरेंस बहुत कम सेक्टर्स में मिल पाता है आज के टाइम पे। तो भारतीय एक्सा और एयरटेल पेमेंट दोनों मिलकर इसको शुरुआत कर रहे हैं, जिसके माध्यम से अगर आपके दुकान में आग लग जाती है, या मैं बात करूं अगर चोरी हो जाती है, तो उन सब पर आप लोगों को क्लेम मिल जाएगा। ये जो बीमा है 2 लाख से लेकर 25 लाख रुपए तक हो सकता है। ठीक है ना, तो ये चीज आप लोगों को याद रखिएगा। मतलब कितने का बीमा करा सकते हो? 2 लाख या 25 लाख का, 2 लाख से लेकर 25 लाख तक का। अब देखो दो जगह की बात आई है कि एयरटेल पेमेंट बैंक की बात आई है, तो इसकी बात कर लेते हैं। इसके जो MD और CEO हैं वो हैं असुब्रत विश्वास, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। ठीक है, और अगर हम बात करें देखो भारतीय एक्सा के जो MD और CEO हैं वो है संजीव श्रीनिवासन। ठीक है, और अगर हम बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, महाराष्ट्र। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीजें याद रहेंगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये है अगला है क्वेश्चन। हाल ही में UPSC के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? UPSC क्या होता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। तो इसके अभी नए चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं। तो ये कौन अपॉइंट किए गए? प्रदीप कुमार जोशी। इनको UPSC के नए चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया है। किसके द्वारा? इनको अपॉइंट किया गया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा। ठीक है,
तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। और देखो ये किसको रिप्लेस कर रहे हैं, तो ये अरविंद सक्सेना जो करंट में यूपीएससी के चेयरमैन हैं, जो ही रिटायर हो रहे हैं, तो उनको उनकी जगह पर इनको अपॉइंट किया जा रहा है। और इनका जो कार्यकाल है वो कब तक के लिए है, वो होगा 12 मई 2021 तक के लिए इनका कार्यकाल। ठीक है, 12 मई 2021 तक इनका कार्यकाल रहेगा। ठीक है, और यूपीएससी क्या करता है, यूपीएससी आप लोगों के बारे में बताता हूँ, यूपीएससी के बारे में बता देता हूँ आप लोगों को। यूपीएससी जो है ना, वो कंडक्ट करता है सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स, ताकि हमारे देश को ब्यूरोक्रेट्स और डिप्लोमेटिक ऑफिसर्स मिल सकें जो कि यहाँ पर काम कर सकेंगे। जैसे मैं बात करूँ आईएएस, ठीक है, आईएएस एग्जाम्स होते हैं वो, आईपीएस के एग्जाम होते हैं, आईएफएस के एग्जाम होते हैं। तो ये सारे प्री मेंस इंटरव्यू, ये सारी चीज़ें ना यूपीएससी ही हैंडल करता है। और अभी हाल ही में यूपीएससी का 2019 का रिजल्ट भी आया था, तो ये चीज़ भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, अभी हाल ही में रिजल्ट भी आया था। ठीक है, और अब इसके चेयरमैन के रूप में प्रदीप कुमार जोशी को नियुक्त किया गया है। बाकी देखो ऑप्शंस की बात करें, मनोज सिन्हा ये भी हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे। अशोक लवासा वाइस प्रेसिडेंट बने थे एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के। बाकी शशिधर जगदीशन यह भी हाल ही में एचडीएफसी बैंक के सीईओ और सीईओ बने थे। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शंस के थ्रू भी पता होना चाहिए। बाकी ऑप्शंस जो है उनके नाम को क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों न्यूज़ में थे। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज़ पता चल गई यूपीएससी के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया, प्रदीप कुमार जोशी को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला है सेबी के चेयरमैन जो अजय त्यागी हैं, उनका कार्यकाल कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, तो ये 18 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। तो देखो ऐसी एक खबर ना मार्च में भी मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी। ठीक है, मार्च में मैंने आप लोगों को बताया था कि इनका कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। तो और अब अगस्त में इनका कार्यकाल खत्म हो रहा था और अब इसे 18 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। यानी कि इनका कार्यकाल कब तक के लिए होगा, 1 सितंबर 2020 से इनका हो गया 28 फरवरी 2022 तक के लिए इनका जो कार्यकाल है वो बढ़ा दिया गया है। ठीक है, सेबी की फुल फॉर्म क्या होती है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, जिसकी फाउंडेशन कब की है, 1992 की है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। और ये किसने बढ़ाया है, तो ये प्रधानमंत्री जो मोदी है ना, उनकी अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की जो टीम है, उन्होंने ये सर्वसम्मति से फैसला लिया है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। सेबी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, मुंबई में है, महाराष्ट्र में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसे नए कैग के रूप में अपॉइंट किया गया है, कंट्रोल ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये चीज़ ये किसे अपॉइंट किया गया, तो ये गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, तो इनको भारत का नया सीएजी यानी कि कैग नियुक्त किया गया है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी द्वारा। और ये कौन है, ये अभी तो ये कैग बन गए हैं, लेकिन उससे पहले ये जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। और इन्होंने अभी बुधवार को ही अपने पद से इस्तीफा दिया था और अब इन्हें यहाँ पर कैग के रूप में अपॉइंट कर दिया गया है। जो इस समय मतलब इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, तो इन्होंने राजीव महेश्वरी को रिप्लेस किया है, जिनका जो कार्यकाल है वो 7 अगस्त को खत्म हुआ है। और 8 अगस्त को यानी कि आज ही ये अपने पद का ग्रहण कर लेंगे और उसकी शपथ भी ले लेंगे। कहाँ पर, राष्ट्रपति भवन में। और राष्ट्रपति भवन में रामनाथ कोविंद जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो इन्हें शपथ दिलवाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा कि भारत के नए कैग कौन बन गए हैं, ये गिरीश कुमार मुर्मू बन गए। ये आप लोगों के एग्जाम में जरूर आएगा, आप लोग मार्क कर लीजिए, 100% आएगा कि आप लोगों के एग्जाम में जरूर आएगा। कैग क्या होता है आप लोगों को मैंने बता ही दिया है, कंट्रोल ऑडिटर जनरल। ठीक है, हिंदी में बताऊं आप लोगों को, नियंत्रण तथा महालेखा परीक्षक। हिंदी थोड़ी ज़्यादा टिपिकल हो गई, इंग्लिश में आप लोग याद रख लो, कंट्रोल ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, और एक और होता आप लोगों ने सुना होगा, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये तो कंट्रोल ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, एक ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है, तो वो कौन है, वो के वेणुगोपाल हैं। ये जो वेणुगोपाल वो हैं। और मनोज सिन्हा ये कौन है, तो ये इस समय अभी जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए थे, जब जो गिरीश कुमार मुर्मू हैं इन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद इन्हें नियुक्त किया गया है, मनोज सिन्हा जी को। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा, ये हैं गिरीश कुमार मुर्मू और ये 1985 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये थे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। और अब मैं आप लोगों को कुछ ब्रेकिंग न्यूज बताता हूँ देश की, जो एज बीइंग इंडियन सिटीजन आप लोगों को पता होना चाहिए। तो पुलित्जर
प्राइज विनिंग नोवेलिस्ट शिर्ले अनुग्रू का निधन हो गया है। ठीक है, ये पुलित्जर प्राइज ये राइटिंग के फील्ड में दिया जाता है। तो ये नोवेल लिखती थी, इन्होंने कई सारे मतलब बुक्स लिखी हैं, साथ ही साथ शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी हैं। ठीक है, और इनका भी हाल ही में निधन हो गया, बहुत ही दुख की बात है। अगला है कि पीएम मोदी ने एड्रेस किया है जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, उसको, यानी कि इन्होंने इसके बारे में और अच्छी तरीके से बताया है, क्योंकि 2020 की जो एजुकेशन पॉलिसी ना वो काफ़ी बड़ी है, विस्तृत है, और लोगों को इसे समझने में दिक्कत आ रही थी। तो इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे अपनी सरल भाषा में लोगों को बताया है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अगला है केरल में एक हादसा हुआ, बारिश में रनवे पर एक विमान फिसल गया और वो जाके खाई में गिर गया, मतलब वो जाके एक घाटी में गिर गया और वो 2 टुकड़ों में बट गया। इस विमान में लगभग मैं बात करूं 189 यात्री थे, बाकी क्रू मेंबर्स और पायलट थे। दोनों पायलट की मौत हो गई और साथ में 8 लोगों की भी मौत हो गई है। ये कहाँ पर हुआ है? ये केरल के कोझिकोड जो एयरपोर्ट है ना, वहां पर हुआ है। बारिश बहुत ज्यादा हो रही है केरल में इस समय, तो उसके कारण जो एयरपोर्ट है ना वो काफी ज्यादा पानी भर गया था, गीला था। तो वहां पर जो प्लेन है उसका पहिए फिसल गए और प्लेन सीधा घाटी में जाकर गिरा, जहां पर इन सब लोगों की, मतलब काफी सारे लोगों की मौत हो गई। 8 लोगों की तो मौत हो गई और दोनों पायलट्स की भी मौत हो गई। ठीक है, काफी दुख भरी न्यूज है ये। और 2020 में ढेर सारी ऐसी न्यूज देखने को मिल रही है हमें। केरल में भी भूस्खलन भी आया है जिसमें कई सारे लोगों की मृत्यु होने की आशंका है, कई सारे लोगों की पुष्टि भी हो चुकी है। तो मतलब 2020 में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सामने आ रही हैं दुखद भरी। आगे देखते हैं कि हॉकी के जो कप्तान है हमारे इंडियन हॉकी टीम के, मनप्रीत सिंह, उनको कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है और उनके साथ 4 और खिलाड़ी हैं, उनका भी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। देखो, लंबे लॉकडाउन के बाद इनका एक कैंप लगाया गया था जहां पर ये अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे और वहीं पर इन्हें कोरोना हो गया है और अभी इन्हें भर्ती कराया गया है। ठीक है, अब देखते हैं इनका इलाज चलेगा, उम्मीद करते हैं जल्दी इनकी रिकवरी हो जाए। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का सेशन। अगर आप लोगों को पसंद आया तो देखो नीचे लाइक का बटन है, आप लोगों ने लाइक नहीं किया, लाइक जरूर करते जाना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ ताकि वो लोग भी तैयारी कर सकें, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आप आने वाली अपडेट मिस ना कर पाओ। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।